धमाकेदार स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गुरपाल जी, आपने सुना होगा हाल में ही घोषणा हुई है कि जो राज्य है सिक्किम, वो कृषि के लिए जैविक राज्य घोषित किया गया है। जी हाँ, मैंने जरूर सुना है और इसी के लिए मैं सिक्किम के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि सिक्किम से प्रेरणा लेकर और भी राज्य जैविक खेती की ओर बढ़े। गोपाल जी। जी गुरपाल जी, एक बात बताएं, जो इंसान हल चलाता है, अनाज उगाता है, मेहनत करके लोगों का पेट पालता है, उसे क्या कहते हैं? गुरपाल जी, इतनी कड़ियों के बाद, इतना कार्यक्रम करने के बाद, इतनी जगह घूमने के बाद आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं? अरे जवाब तो दीजिए, पहली थोड़ी है, सवाल है। अरे उसे किसान कहते हैं और क्या। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन ये बताएं, जो आदमी रेगिस्तान में बंजर जमीन में खेती करे, वो भी जैविक तरीके से और सफल किसान बने, और जो कुछ उसने सीखा वो औरों को भी सिखाए, प्रेरणा दे, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं देश की शान किसान। जी हाँ, आपने सही कहा। और आज के हमारे देश की शान किसान मैथनिया जोधपुर गांव के ऐसे ही एक सफल किसान रतनलाल डागा जी। आइए देखते हैं उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो। हम जब भी राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो मन में रेतीली पथरीली जमीन और पानी की कमी के ही विचार आते हैं। ऐसे में उन्नत कृषि के बारे में सोचना ही बहुत दूर की बात है। लेकिन आज के हमारे आदर्श किसान रतनलाल डागा ने अपनी मेहनत और आधुनिकता के समन्वय से इस असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव कर दिखाया। हमारे गांव में खेती का पूरा क्षेत्र था और यहाँ पर खेती होती थी, इसीलिए मेरे को भी पढ़ाई जब कर रहा था तब पिताजी ने कहा कि भाई आप खेती की पढ़ाई करके आओ तो खुद भी अच्छी खेती करोगे और जो साथ में गांव वालों को भी एक खेती अच्छी सिखाओगे। 1973 में बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में पिताजी के साथ में 2 साल तक काम किया, और काम साथ में करने से थोड़े उनके पुरानी पद्धति के हिसाब से करते थे, परंतु थोड़ा सा आपस में विचारधारा नहीं मिलने के कारण मेरे को पिताजी ने कहा आप जाइए जमीन लीजिए और अपनी खेती अलग से कीजिए। अब वक्त था अपनी सोच को एक आयाम देने का। रतनलाल डागा ने खुद के लिए एक असंभव सा दिखने वाला सफर चुन लिया। मथानिया गांव से तिवरी गांव के बीच में 11 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई खेती का नामो निशान नहीं था। जमीन की जिस तरह से हालत देखी मैंने और फिर यह खोद कर देखा तो जमीन के नीचे बिल्कुल ही पत्थर नहीं थे और बहुत ही उपजाऊ जमीन लगी मेरे को। तब फिर मैंने ये तय किया इसी जमीन को तैयार करेंगे। तो मैंने जब यहाँ जमीन देखने के लिए आया था, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सबसे पहले तो मैं अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड वालों से मिला। मैंने कहा भी हमारे को यहाँ ट्यूबवेल कराना है, फिर यूनियन बैंक से लोन की व्यवस्था करके और इस जमीन को लिया और जमीन में ट्यूबवेल कराया, बिजली का कनेक्शन लिया और जमीन को जब पहली फसल यहाँ लगाई तो मुझे खुद को भी यकीन नहीं कि इतनी बढ़िया इस क्षेत्र की सबसे बढ़िया फसल आई। जमीन तो कृषि योग्य हो गई, पर रतनलाल डागा की सोच में अभी एक अहम बदलाव आना बाकी था। कभी कभी देर से ही सही इंसान को सही रास्ता दिख ही जाता है। मेरा ये था कि भाई कम से कम पानी से किस तरह से ज्यादा खेती की जा सकती है, उस तरफ मेरा थोड़ा ध्यान ज्यादा था। जो हम जो खेती करते थे उसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक बहुत ज्यादा काम में लेते थे और उसके कारण से उत्पादन प्रारंभ में तो बहुत अच्छा हुआ, परंतु धीरे धीरे रासायनिक काम में लेने के कारण हमको ये अनुभव हुआ और हमको ये लगने लगा कि हमारी जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है और उतना उत्पादन पहले से बहुत धीरे धीरे कम होने लग गया कि अब खेती करना थोड़ा असंभव सा लगने लगा। तो बेंगलोर में एक बार मैं खेती प्रशिक्षण के अंदर गया था। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरे को बताया कि हम जो ये रासायनिक जो खेती करते हैं उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति पूरी खत्म होती जा रही है। अज्ञानतावश हम अपना नुकसान करते जा रहे हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग छोड़ अप्राकृतिक तौर तरीकों से अपनी भूमि को दूषित करते जा रहे हैं। आज लाभ देने वाले ये तौर तरीके आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देने वाले हैं। तो मैंने भी अपनी जमीन पे वापस से वही प्रयोग किया कि अपने जीवांश खाद की मात्रा बढ़ाता गया और ये जो उर्वरक और कीटनाशक है उनकी मात्रा कम करता गया और धीरे धीरे 3-4 साल में ऐसा लगने लगा कि मेरे को रसायन की बिल्कुल जरूरत ही महसूस नहीं होने लगी और मेरी खेती के अंदर उत्पादन भी बहुत बढ़ गया। और सबसे बढ़िया बात तो ये हुई खेती की लागत मेरे लिए बिल्कुल कम हो गई और उससे मेरे को अच्छा
नफा और अच्छा पैसा मिलने लगा। कहते हैं कि समय सब सिखा देता है, लेकिन कुछ चीजें हम समय पर नहीं छोड़ सकते। इससे पहले कि हम अपनी जमीन को दूषित करने की सीमाएं लांघ जाएं, हमें संभलना होगा। मेरे सभी किसान भाइयों से ये कहना है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम बढ़े तो सबसे पहले हम एक ध्यान रखें कि हमारे खेत में पशु और पेड़ ये बहुत आवश्यक है। और हम जो भी ऑर्गेनिक खेती में काम लें, बाजार पर निर्भर नहीं रहकर अपने खुद के फार्म पर जो संसाधन उपलब्ध है उनको काम लेते हुए हम यदि ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सारे किसान इसकी तरफ पूरा ध्यान दें और जितना जल्दी हो सके इस रसायन से मुक्त होए और ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो खत्म हो रही है उसको कायम करते हुए ऑर्गेनिक खेती को अपने खुद के संसाधन से, उपलब्ध संसाधन से खेती करना प्रारंभ करें। रतनलाल डागा को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे जैविक कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आइए खेती के इस अड्डे पर स्वागत करते हैं हमारे आज के देश की शान किसान रतनलाल डागा जी का। बहुत बहुत स्वागत है रतनलाल जी। रतनलाल जी, जैसे हमने वीडियो में देखा आपके जमीन का कुछ हिस्सा एकदम बंजर था, पत्थर थे वहां पर, और उसमें भी आपने उसको उपजाऊ बनाया, ये कैसे हुआ? वो क्या है कि जमीन हमारी जो इस तरह से लगती है पूरे पत्थर से भरी हुई थी। जमीन के ऊपर ऊपर पत्थर थे क्योंकि वो चारों तरफ थोड़ी पहाड़ी इलाका था, तो वहां से पानी आने के कारण सारे पत्थर आके खेत में जमा हो गए थे जी। और खड्डे पड़ गए थे। पर सब ऊपर से पत्थर को चुगवा कर सारे इकट्ठे करके और बाहर डाल दिए और उसके बाद में उस जमीन को लेवल करके किया, तो आज जमीन बहुत ही बढ़िया और उपजाऊ बहुत अच्छी हो गई। तो आज आप क्या क्या उगाते हैं उस जमीन पर? अभी हम उसमें सब तरह की फसल लेते हैं। जैसे सब्जी के बीज तैयार करता हूँ मैं, पेड़ भी लगे हुए हैं, और ये जो मसाला की फसलें हैं, मिर्ची है, जीरा है, ये भी लेता हूँ। और देसी बीज जो है वो बचाने का काम भी आप कर रहे हैं। हाँ। इसका महत्व क्या है, ये जरा बताइए। ये देसी बीज ऐसा है कि हमारे जो जिस तरह से बीच में एक हरित क्रांति के नाम से जो आया, और ये जो दूसरे बीज जो हाइब्रिड्स और जीएम बीज और वगैरह है, हकीकत में पैदावार ज़्यादा दिखती है परंतु लागत मूल्य उसमें खाद वगैरह पानी इतना ज़्यादा चाहिए और बीमारी इतनी होती है। जबकि हमारे जो देसी बीज होते हैं और उनसे जो पैदावार होती है उनमें बहुत कम बीमारी होती है और बहुत कम पानी खाद चाहिए और अच्छी पैदावार आती है और वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसमें ज़्यादा फायदा है। हाँ, देसी के वो बहुत ज़्यादा फायदा है। रतनलाल जी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे इस खेती के अड्डे पर आए। आपसे अभी और भी बातें होंगी, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हमारी ओर से एक छोटा सा सम्मान का प्रतीक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ खेती के इस अड्डे पर जुड़ते हैं कृषि के एक विशेषज्ञ, और हमें बहुत खुशी है आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर काजरी के। आइए इनके बारे में देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए चलाई जा रही संस्थाओं में से एक है। यहाँ पर अध्यक्ष पद पर कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वे यहाँ किसानों को कम से कम जल के उपयोग से बेहतर फसल पाने के आधुनिक एवं कारगर तौर तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक कृषि के महत्व तथा इससे होने वाले फायदों से अवगत कराना है। कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर कृषि को उन्नत बनाने में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। तो आइए खेती के इस अड्डे पर स्वागत करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी का। आइए। तो डॉक्टर साहब, आप मृदा के विशेषज्ञ हैं और जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान की जो मिट्टी है वो थोड़ा अलग है, तो इसके रखरखाव के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मिट्टी चाहे वो राजस्थान की हो चाहे
पंजाब की हो या कहीं की भी हो, हर एक मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको बना के रखना सभी किसानों का पहला कर्तव्य है। और इसी कड़ी में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस समय अभी साल भर पहले मृदा स्वास्थ्य जो योजना है उसको भी लॉन्च किया है। मृदा स्वास्थ्य जो है मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हुए, और इसके लिए क्या है कि सबसे पहले किसान की जिम्मेदारी जो बनती है वो ये है कि अपने खेत की मिट्टी की वो जांच अवश्य करवाए। और मिट्टी की जांच जो करवाते हैं उसमें उसके मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व, उसका पीएच मान क्या है, इन सब की जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा जो है वो दी जा रही है इस समय। तो उसके आधार पर साथ ही साथ में ये लिखा जाता है कि पर्टिकुलर किसी विशेष फसल, अगर गेहूं है तो उसको कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, और उसकी पूर्ति के लिए उसको कितना यूरिया देना है, कितना डीएपी देना है, कितना गोबर की खाद देनी है, ये सारी चीज़ें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में लिखित हैं। तो मेरी तो सभी किसानों से ये गुजारिश है कि इस योजना में अधिक से अधिक भाग लेकर के अपने मृदा के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक के लिए हम एक उर्वर मृदा छोड़ करके जा सकें। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। डॉक्टर साहब, यहाँ जो हम मिट्टी देख रहे हैं, जिस खेत पे हम खड़े हैं, एकदम रेत जैसी मिट्टी है। यहाँ पर रेती की खेती होती है एक तरह से, यहाँ कहा जा सकता है। रेती में खेती। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली इस जमीन में, इस मृदा में जो है जीवांश जो पदार्थ है उसकी कमी है, और जिस मृदा में जीवांश या ऑर्गेनिक मैटर की कमी होगी वो रेतीली मिट्टी ही रहेगी। तो इस मृदा को जो अगर हमें ज़्यादा फर्टाइल बनाना है तो इसके लिए हमें जितना अधिक से अधिक हम ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश खाद या गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, अगर इन खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये मृदा जो है वो बहुत अच्छी खेती की पैदावार दे सकती है। चलिए, आपसे बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, लेकिन उससे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। हफ्ते दर हफ्ते हम अलग अलग इलाकों में जाते हैं, वहाँ के किसानों से मिलते हैं और आपके लिए 4 चुनिंदा किसान ढूंढ कर लाते हैं जिनके बीच में होता है कड़ा मुकाबला। आइए देखते हैं कौन है इस हफ्ते के 4 चुनिंदा किसान। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहाँ किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस प्रदेश में होता है? सोलापुर जिले में। नहीं पता, यही साइड होता है। पंजाब। भारत में फूलों का सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर है? फूल तो हमारे यहाँ ज्यादातर बारामती में होते हैं। नागपुर। ये नहीं बता सकते हैं। महाराष्ट्र। हमारे देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती किस राज्य में होती है? पंजाब। माहौल में होती है। कोकण। मध्य प्रदेश। सेब की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? पता नहीं समझ। महाराष्ट्र में होते हैं, कोकण में। हिमाचल प्रदेश। आप चुन लिए गए हो, आपका नाम क्या है? गोवर्धन राम, गांव रामपुरा। किशोर सिंह भाटी, गांव मानाई। तुलछाराम सिंवर। करण सिंह। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। यहाँ पर कुछ सब्जियां रखी हैं और यहाँ पर कुछ बीज रखे हैं। आपको एक एक करके उस टोकरी में से एक सब्जी निकालनी है, उसी सब्जी का बीज चुनना है और हमें देना है। तो चलिए, आपके लिए बिगुल बजता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बिना विलंब किए हुए। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं तुलछाराम जी को, जो धुंधाड़ा ओसियान से।
तुलसा राम जी, आप क्या खेती, किस चीज की खेती करते हैं? हमारे यहाँ पर अमूमन तो मूंगफली, जीरा और अरंडी की खेती करते हैं किसान, लेकिन अभी अभी बागवानी की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है। अच्छा। तो मैंने भी 2 हेक्टेयर में अभी अनार की खेती बागवानी लगा रखी है, अभी 2-4 महीने पहले लगाई है। अभी शुरू हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं बागवानी की तरफ। जी जी जी, आप तो काफी मुझे युवा लग रहे हैं। खेल कूद और इसमें भी रुचि है आपकी? हाँ, खेलों में रखते हैं, जरूर रखते हैं। खेलों में भी छोटे मोटे खेल हमारे यहाँ चलते रहते हैं गांव में, और किसानी में तो शारीरिक काम होता है सारा, तो खेल के एक हमारा दूसरा पहलू भी है। कौन से खेल खेलते हैं आप? यहाँ पर ज्यादातर कबड्डी का और वॉलीबॉल का गेम खेलते हैं हम, जब भी समय मिलता है, जब अपने साथियों के साथ में। जी चलिए, आज हम आपको दौड़ाएंगे भी काफी। नहीं, दौड़ेंगे, दौड़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दौड़ना चलता रहता है, कोई दिक्कत। चलिए चलिए, तो आप अपने स्थान पर बैठिए, अभी हम दौड़ भाग शुरू करते हैं। आइए, चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं मंडियाई किल्ला गांव के करण सिंह राठौर जी। दौड़ते हुए आ जाइए। तो करण सिंह जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, किस तरह की खेती करते हैं, क्या रुचि है आपकी? खेती मूंगफली, गाजर, गेहूँ और लहसुन, प्याज। और आपकी रुचियां क्या क्या हैं? क्या किस किस चीज में आपको मजा आता है करने में? खेल में रुचि है। खेल में है? संगीत में? संगीत में। राजस्थान में तो बड़ा अच्छा सभी लोग बहुत अच्छा गाते हैं यहाँ पर। आप भी कुछ गाते हैं? हम तो ऐसे तो नहीं है, फिर भी गा लेते हैं। अच्छा। चलिए, तो यहाँ पर काफी शारीरिक काम वाली प्रतियोगिताएं होंगी, तो आप तैयार हैं उसके लिए? तैयार। हाँ, थोड़ा हाथ पांव खोल लीजिए। हाँ, खुला है। खुला है? चलिए आइए। अब आप बुलाते हैं किशोर सिंह भाटी जी को, जो मंडोर तहसील के मनाई गांव से हैं। किशोर जी, आप किसकी खेती करते हैं? सर, हम मेन खेती गाजर, कपास है, जीरा है, लहसुन, प्याज है जी। बरसात के समय गुआर है, बाजरा है। राजस्थान का मुख्य फसल बाजरा है, तो वो भी बोते हैं, और बाजरी का शोगरा खाते हैं। और कौन से खेल में रुचि है आपकी? वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में? अरे वाह। आप खेलते हैं वॉलीबॉल? हाँ, खेलते हैं कभी कभी सुबह शाम। अरे वाह, क्या बात है, तभी आप एकदम फिट हैं। तो आप हमारी प्रतियोगिता में ये युवा लोगों के साथ बिल्कुल करेंगे प्रतियोगिता? बिल्कुल करेंगे। कांटे की टक्कर होगी? और बिल्कुल। चलिए, आइए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, हम शुरू करते हैं। अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, जो कि रामपुरा मथानिया गांव के हैं, श्री गोवर्धन राम सियाग जी को। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बिल्कुल राजस्थानी। आप भी मोने घना ही अच्छा लगो, चौका फूट रहा। तो बताइए गोवर्धन जी, आप क्या क्या खेती करते हैं? खेती तो साहब बाजरी है, गेहूँ है, और बेरे माते करो, गाजर है, सब्जियों भी है। अच्छा, सब्जियां भी उगाते हैं? हाँ, अपन तो हेंगो पहले धान उपजावा के बाजरी गेहूँ है, जिम ने जन टाबर रहे अपन हेंगो गड़ाई हुए। बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छी बात कही। आप गाना भी गाते हैं? नहीं, गाना हाना कहीं को गाते? गाना नहीं गाते आप? अच्छा। खेती करना मैंने कहा मोने गाना गावे इतनी टेम कटे। आपको समय नहीं मिलता गाना गाने का? खेती करने में आपको बिल्कुल गाना गाने का समय नहीं मिलता, ये कह रहे हैं आप? किसान को तो धंधा करना ही पड़ता है, शाम और सुबह। जी जी, पर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप गाना गाते होंगे। नहीं नहीं, गाना क्यों नहीं गाओ। चलिए, लेकिन आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए एकदम तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। काफी मशक्कत करनी अरे एकदम डोंडो जो। क्या बात है। चलिए, तो आइए आप अपने स्थान पर बैठिए, अभी शुरू करते हैं प्रतियोगिता। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। मैदान सज चुका है, प्रतियोगी आ चुके हैं, जजेस भी तैयार हैं। जजेस तैयार हैं, और प्रतियोगियों का उत्साह देखिए। तो मुझे लगता है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता का पहला चरण। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। इधर कुछ सब्जियां रखी हैं, इधर कटोरे में कुछ दालें, और वो पता नहीं क्या रखा है, क्या है ये, समझाइए कुछ। आप पूछना चाह रहे हैं कि
क्या प्रतियोगिता है और उसके नियम क्या है? जी हाँ, मैं थोड़ा घुमा के पूछ रहा था। तो आइए प्रतियोगिता के नियम समझा देते हैं। यहाँ पर कुछ सब्जियां रखी हैं और यहाँ पर कुछ बीज रखे हैं। आपको एक एक करके उस टोकरी में से एक सब्जी निकालनी है, उसी सब्जी का बीज चुनना है और हमें देना है। और इस प्रक्रिया के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट का समय। जी हाँ, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, मात्र 60 सेकंड। और वो समय शुरू होगा जब गुरपाल जी अपनी घड़ी में स्टार्ट का बटन दबा देंगे। और जब गोपाल जी भोंपू बजा देंगे। जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। आप भोंपू नहीं बजाएंगे? जी नहीं। क्यों? देखिए, हम राजस्थान में आए हैं, राजा महाराजाओं की धरती है। यहाँ भोंपू नहीं बजेगा, यहाँ बिगुल बजेगा, बिगुल। अरे वाह, बिगुल। बिल्कुल, चलिए। तो चलिए प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। अपने पहले प्रतियोगी को बुलाते हैं। तुलछा राम जी, आइए। आप नियम समझ गए हैं? समझ गए प्रतियोगिता के? और समझ गए। और ये सब्जियां आपने उगाई भी हैं? हाँ, उगाई भी है। खाई तो जरूर हो। खाई भी है। खाई भी हैं और उगाई भी हैं, तो बहुत बढ़िया। आपका समय कब शुरू होगा? जैसे ही स्टार्ट बटन दबेगा और बापू ये अपना बिगुल बजेगा। बिगुल बजेगा, तो बिगुल बजा दिया जाए? बजा दिया जाए। चलिए महाराज, तो शुरू कीजिए। समय शुरू, भागिए। जितना जल्दी हो सके आप कीजिए। हम मेरे हाथ में हाँ लीजिए, मेरे हाथ में। चलिए आप दे आइए। ये लीजिए अगला। मूली का आप कर चुके हैं। नंबर पे लाए हैं। तीसरा प्याज आप देख रहे हैं। मिर्ची का बीज। थोड़ा कंफ्यूजन हो चुका है लहसुन को लेकर, जल्दी। धनिए का बीज लाए हैं। वाह, नहीं, मेथी को और उसका बीज। 5 4 3 2 1। बस बिगुल बज चुका है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, करण सिंह राठौर जी। करण जी, तैयार हैं आप? तैयार है साहब। आपने तो हाथ पांव खोले थे। नहीं, खुला ही है। खुला ही है? खुला ही है। तो कितने बजे उठ जाते हैं आप सुबह? 4 बजे। 4 बजे? 4 साढ़े 4। और फिर कुछ वो भी करते हैं, शारीरिक व्यायाम? दौड़ भाग करते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कैसे? हमारा तो व्यायाम ही है, सब खेती का तो व्यायाम ही है। व्यायाम ही है। तो चलिए, आपके लिए बिगुल बजता है। आप दौड़िए फटाफट। गाजर उठाइए। इन्होंने भी पहले देखिए, गाजर का बीज मुझे नहीं पता कैसा होता है गुरपाल जी। शायद राठौर साहब को भी नहीं पता। हाँ, कंफ्यूजन हो चुका है। दूसरे की मदद नहीं करनी है। लौकी दूसरे नंबर पर लेकर आए हैं और उसका बीज। मूली। दौड़िए। कंफ्यूजन, फिर से कंफ्यूजन हुआ है प्याज को लेकर। और प्याज इन्होंने छोड़ दिया है, देखिए प्याज का। पाँच 4 3 पालक। 2 1। आपका समय समाप्त हो चुका है करण सिंह। चलिए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। चारों प्रतियोगी अपना हुनर दिखा चुके हैं। अब पूछते हैं जजेस से कि क्या फैसला है, कौन है आगे कौन है पीछे इस चरण में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, किशोर सिंह भाटी जी। किशोर सिंह जी तैयार हैं? तैयार है सर। एकदम एकदम जोश के साथ। जोश के साथ। घना जोश। घना जोश। चलिए तो बजा दूं
बिगुल? बेगुल। चलिए ठीक है। वाह, इस बार मैंने बिल्कुल धुन में बजाया। लाइए लाइए, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। क्या बात है, दौड़िए दौड़िए दौड़िए। क्या बात है, सब लोग गाजर का ही बीज पहले लेकर आ रहे। मूली? हमारे वहाँ फसल ही गाजर है ना सर। अच्छा, ये मुख्य बात थी। लाइए लाइए, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज हो चुके हैं, क्या बात है, देखिए। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। चलिए अब इस चरण के आखिरी प्रतियोगी को बुलाते हैं। हमारे आखिरी प्रतियोगी हैं गोवर्धन जी। तैयार हैं आप? अरे रेडी रेड। आप जो है धीरे धीरे आ रहे हैं और कह रहे हैं तैयार हैं। दौड़ेंगे? सब हुए तेज, सबसे तेज दौड़ेंगे। तो बिगुल बजा दूं? मजे हो। चलिए अभी रुकिए। यहाँ मैं तो तैयार हुआ। और दौड़िए, क्या बात है, फटाफट। प्याज का लाइए, बीज लाइए, लेकर आए। लाइए लाइए, दौड़िए दौड़िए, समय कम है। देखिए मैं आपके लिए दौड़ रहा हूँ। लाइए। लौकी लेकर आए हैं प्याज के बाद। दौड़िए। गाजर, गाजर भी ले आए हैं। मूली, अच्छा अच्छा प्रदर्शन है, दौड़िए फटाफट। पालक, चलिए थोड़ा सा ही टाइम बचा है आपके पास। जल्दी जल्दी 5 जल्दी। 4 3 2 1। समय समाप्त। चारों प्रतियोगी अपना हुनर दिखा चुके हैं। अब पूछते हैं जजेस से कि क्या फैसला है, कौन है आगे कौन है पीछे इस चरण में। करण सिंह जी राठौड़ 3 नंबर पे। जोरदार तालियां करण सिंह जी के लिए। दूसरे स्थान पर है तुलसाराम जी छिंवर और साथ ही साथ किशोर सिंह जी भाटी भी दूसरे स्थान पर। तो इसका मतलब हुआ दूसरे स्थान पर 2 प्रतियोगी हैं, तुलसाराम जी और किशोर सिंह जी। जोरदार तालियां दोनों के लिए। पहले नंबर पर गोवर्धन जी सियाग। गोवर्धन जी के लिए जोरदार तालियां, पहले नंबर पर हैं वो। चलिए अभी वक्त है एक नानो सा ब्रेक लेने का, यानी कि राजस्थानी में छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइएगा, हम नानो सा ब्रेक लेते हैं और अभी आते हैं। देखिए इधर एक बड़ी टोकरी में कुछ फल और सब्जियां रखी हैं और इधर एक छोटी टोकरी में कुछ पत्ते रखे हैं और आपका समय शुरू होता है। आपको करना ये है कि यहाँ से कोई भी फल या सब्जी उठानी है, यहाँ आना है, उसका पत्ता पहचानना है और वो पत्ता हमें ला कर देना है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान।
तो रतनलाल जी, आपने अपने खेत पर कुछ और कीटनाशकों को लेकर भी ऐसे प्रयोग किए हैं, तो उसके बारे में भी हमारे बाकी किसान भाइयों को थोड़ा बताइए विस्तार से। ऑर्गेनिक अपन जो खाद दवाई बनाते हैं, इनसे एक तो बात अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि ये कीटनाशक नहीं है, ये कीट नियंत्रक है। कीट नियंत्रण, मतलब इनको कीड़ों को ये पहले से हमारी जो मात्रा जो खेत में जहाँ लगी हुई है, हम प्रारंभ में यदि थोड़ी मात्रा इनकी लगे उस समय यदि काम में ले तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं। और जब इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाता है तब इसमें फिर दिक्कत आती है कि पूरा हम उसको नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो ये कीट के नियंत्रण और रोग नियंत्रण के लिए हमारे पास खेत में सब चीज़ें हैं। हमको ये सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि हम किस चीज़ को किस चीज़ के लिए काम में ले रहे हैं। अब हमारे पास जैसे गाय है तो गोबर भी है, गाय है तो गौमूत्र भी है। हमारे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के, हर एक के 4 दीवारी पे नीम के पेड़ लगे हुए हैं। और भी जिस तरह से पेड़ हमारे यहाँ घास होता है, जैसे खीप होता है, तुम्बा होता है, सोनामुखी होती है, इस तरह सीताफल के पेड़ भी कईयों के लगे हुए होते हैं। हमारे कनेर के पेड़ लगे हुए हैं, बोगनवेलिया के पौधे लगे हुए हैं। इस तरह से विभिन्न क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। और इसमें मुख्यतः हमको ध्यान रखने की बात एक है कि जो पेड़ तो उनमें थोड़ा सा खारास हो, खारापन हो, और जो हमारे पशु उनको खाते नहीं हो, ऐसे पौधों को हम लेकर हम कीट नियंत्रक बना सकते हैं। अब जैसे नीम की पत्ती को कूटकर और किसी गौमूत्र के साथ में 10 लीटर मिलाकर और उसको रखते हैं, और या उसको मिट्टी में मटके डालकर उसमें रख देते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ तो गर्म कर सकते हैं, पर नीम को यदि हम गर्म करते हैं तो उसमें एक एजेटिक नाम का तत्व होता है, वो 70 डिग्री के ऊपर जाने के बाद में खत्म होना लग जाता है, उसका असर खत्म होता है। इसीलिए या तो बहुत धीमी आंच में हम गर्म करें, और नहीं तो हम हमारे खेत के अंदर हमारी जिस तरह से ज़रूरत है उसके अनुसार हमारी फसल लगाने के साथ साथ में हम इसको नीम की पत्ती को भी किसी मटके के अंदर ज़मीन में डालकर और उसके अंदर रख सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा तत्व तैयार हो जाएगा। और जो विभिन्न पत्तियां जिस तरह से है, उन पत्तियों को भी कूट कर उनको बारीक कर और उनको पानी के साथ में मिलाकर हम सबको अलग अलग मटकों में डालकर इसी तरह से ज़मीन में रख सकते हैं। और इनका करीब 30 से 40 दिन तक ज़मीन में रखने से बहुत अच्छा असर होता है। और इसको एक बात ध्यान में रखने की है कि हम जहाँ भी ये कीट नियंत्रक बनाते हैं वहाँ पेड़ों की छांव होनी ज़रूरी है, या कहीं भी छाया में बनाएं, क्यों सीधा सीधा धूप नहीं लगे, ऐसी जगह पर हम इसको बनाते हैं। अब हमने जैसे ये बनाने का जिस तरह से काम में लेने का है, तो सर गौमूत्र और नीम का ये पहला स्प्रे हम जब करते हैं फसल लगने के 15-20 दिन के बाद में इसका छिड़काव करते हैं। 10 लीटर गौमूत्र ले लिया, 5 किलो नीम की पत्ती का रेशे ले लिया, और 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर इसको, जो पहले हमने नीम का घोल बनाया था उसको 100 लीटर पानी में मिलाकर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये गौमूत्र जो है वो एंटीबायोटिक का भी काम करता है। और इस तरह से फसल के अंदर शुरू में हमें छांटने से नीम से, और इनके जो भी कीड़े हैं उस नीम के खारापन के कारण जो छोटे छोटे जीव जो लगते हैं और जैसे अंडे होते हैं और अंडों से लार्वा में बदलते हैं, तो वो विकलांग से हो जाएंगे, उनका मतलब सही उनका नहीं होगा। और इसी तरह से जो कोई बड़े हो गए तो वो नीम की पत्ती के खराश से जो खाते हैं तो उनके अंदर खाने के कारण उनके अंदर वो खाएंगे नहीं और भूखे रहेंगे, और भूखे रह के भी मर जाएंगे। तो इस तरह से ये नीम की पत्ती ये बहुत अच्छा काम करती है। और गौमूत्र जो होता है उसमें तत्व भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं, और वो एंटीबायोटिक का काम करती है। इसीलिए गौमूत्र और नीम का बहुत अच्छा घोल बहुत अच्छा फसल में काम करता है। परंतु कई बार हम फसल जैसे लेते हैं और मौसम के विपरीत परिस्थितियों के अंदर और बार बार एक ही का हम नहीं लें, इसीलिए हम विभिन्न तरह की पत्तियों का घोल, उनका 1-1 किलो का घोल, 1 किलो पत्ती का घोल, इस तरह से 6 जो दूसरी पत्तियां ली, जैसे एलोवेरा हो गया, सोनामुखी हो गया, खीप हो गई, तुम्बा हो गया, कनेर हो गया, इनकी 6-7 1-1 किलो का हम लेकर और नीम की पत्ती के और गौमूत्र 10 लीटर लेकर 100 लीटर पानी में यदि छिड़काव करते हैं तो किसी भी तरह के रस चूटक जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले, वो पूरे खत्म हो जाएंगे। और किसी कारण से हमारी देरी हो गई, हमारे खेत में थोड़ा रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से विभिन्न पत्तियों का रस चूसने का हम ये बढ़ाकर हम इसको काम में ले सकते हैं, जिससे हमारा नियंत्रण अच्छा हो सकता है। फिर जैसे फसल के अंदर हम जैसे सब्जी करते हैं, कई फसलों में हमारे अंदर कीड़े लगते हैं, लट जिसको बोलते हैं, और उसके लिए हमको अलग अलग तरह के रसायन काम में लेने पड़ते हैं।
परंतु हम यदि हमारे ये देसी इलाज हम करते हैं, हमारे खेत पे जो उपलब्ध है उससे इलाज करते हैं, तो किसी भी तरह की कीड़े हैं, लट हैं, वो मर जाएगी। और इसके लिए हमको 1 किलो लहसुन और उसको लुगदी बनाकर पहले रात को 24 घंटे के अंदर थोड़ा 100 ग्राम जैसे 1 किलो लहसुन लिया, उसको पीसा और उसके अंदर 100 ml घासलेट लिया और उसको मिलाकर रात भर रख देते हैं। दूसरे दिन 1 किलो तेज तीखी मिर्च, जिसकी तीखी मिर्च होती है, उसको लेते हैं और उसको पीसते हैं। और 1 किलो तंबाकू ले सकते हैं या 1 किलो अदरक ले सकते हैं। तंबाकू भी ज़्यादा काम में नहीं लेनी चाहिए, हम अदरक ले सकते हैं 1 किलो। और इनको कूट कर, और जो पहले रात में हमने लहसुन को भिगोया था और दूसरे दिन हमने मिर्ची और अदरक को कूट के तैयार किया, इन तीनों को पानी में मिलाकर गर्म करते हैं और 3-4 उकाला देते हैं। 3-4 उकाला देने के बाद में इसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं ठंडा रहने के लिए। और जब अच्छी ठंडा हो जाता है फिर इसको खूब हिलाकर मत कर और छान लेते हैं। और छान कर इसमें 100 लीटर पानी मिलाते हैं। 100 लीटर पानी मिलाकर किसी भी फसल पर लट लगने के लिए हम काम में ले सकते हैं और उससे लटों का अच्छा नियंत्रण होता है। और इसके साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो रस चूसने वाले की जो हमने दवाई बनाई है, इन दोनों का साथ में भी मिश्रण करके हम दे सकते हैं और इसका साथ में भी काम ले सकते हैं। इसी तरह से कई बार हमारी फसल के अंदर मकड़ी जिसको बोलते हैं वो लग जाती है और मकड़ी का उपचार रस चूसने वाले जो काम लेते हैं इससे भी थोड़ा कम कंट्रोल होता है। देसी गाय की जो छाछ होती है उसको 30-40 दिन के लिए रखते हैं और उस छाछ के अंदर कपड़े धोने का सोडा 10 लीटर छाछ ली और 100 से 250 ग्राम कपड़े धोने का सोडा लिया और 100 लीटर पानी लिया और उसके अंदर मिलाकर छान कर और यदि फसल पर छिड़काव करते हैं तो जो ये मकड़ी के जाला होते हैं वो भी खत्म होते हैं और बहुत छोटी तिलियाँ जो होती है वो भी उससे खत्म होती है। और इस तरह से कोई फंगल का रोग होता है वो भी इससे कंट्रोल होता है। तो इसीलिए हम इस तरह से हमारी जिस तरह से आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम काम ले सकते हैं। हमारे पास देसी गाय का जैसे दूध है, हम उस दूध को और हमारे ये जो सब्जियाँ जो करते हैं हम लोग, मिर्ची है, बैंगन है, टमाटर है, पपीता है, इनमें बहुत वायरल रोग लगता है और वायरल रोग लगता है वो किसी भी रसायन से कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी रसायन से उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। परंतु हम यदि देसी इलाज हम करें तो उससे बहुत अच्छा नियंत्रण हो सकता है। 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर जैसा बीज की कठोर आवरण होता है उसको ज़्यादा समय के लिए भिगो सकते हैं और यदि नरम आवरण है तो उसको कम समय के लिए भिगो सकते हैं। और जैसे मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, पपीता है, इनके भी कम से कम हम 24 घंटे तक उनको दूध के अंदर भिगो के रख दें और रखने के बाद में उसको निकाल कर हम एक ट्राइकोडर्मा नाम के फफूंद आता है, उस फफूंद से उसको ट्रीट करते हैं उससे मिलाकर। और उसके बाद में हम उसको पौध लगाते हैं। तो पौध लगाने के बाद में जब पौध शुरू हो जाती है, पौध जब उग जाती है, उसके बाद में 10 दिन 15 दिन बाद में हम वापस 10% दूध का और दूध के साथ यदि हमारे पास एलोवेरा की पत्ती है, यदि 10 लीटर दूध के अंदर 1 किलो एलोवेरा की पत्ती और 100 लीटर पानी मिलाकर यदि हम स्प्रे करें तो बहुत अच्छा कंट्रोल होगा और ये कोई भी जिस तरह से ये वायरल के रोग होते हैं वो नहीं होगा। और इस तरह से पौध के अंदर 2 बार ऐसे छिड़काव करने चाहिए हमको। और फिर जब हम स्थानांतरण करते हैं तो उस दूध के साथ में हींग मिलाकर 10 ग्राम, जैसे हमने 10 लीटर दूध लिया और 100 ग्राम हींग ले ली और उसके अंदर मिला दी, घोल कर दिया और उसके अंदर 15-20 मिनट से आधा घंटे तक का पौध को उसको मिलाकर और उसके अंदर रख कर और उसके बाद में सुखाकर यदि पौध स्थानांतरण करें तो हमारे कई तरह से जीवाणु जो रोग होते हैं हींग के कारण वो भी कम होंगे। और इस तरह से हम हमारे देसी उपचार से हम बहुत अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। और पौध स्थानांतरित करने के बाद में 1 बार और दूध का स्प्रे करने से आपकी पूरी फसल में वायरल रोग बिल्कुल ही नहीं आएगा, बहुत अच्छा कंट्रोल होगा और बहुत ही कम लागत में बार बार रसायन के छिड़कने के बगैर और इनको काम में लेने से हमारे बहुत अच्छे नियंत्रण होते हैं। इस तरह से किसान भाइयों को समझने की जरूरत है, हमारे पास जो भी खेत पर जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों से ही हम हमारा खाद बना सकते हैं, हम हमारे कीट नियंत्रक बना सकते हैं, हम हमारे रोग के उपचार कर सकते हैं। इस तरह से हम काम ले सकते हैं। और इसके लिए हमको खेत पर कम से कम 1 एकड़ में 5 नीम के पेड़ और कम से कम 1-2 गाय हमको रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा भी हम हमारे खेत के 4 दीवारी पर विभिन्न तरह के पेड़
ऐसे लगा सकते हैं जिनका बहुत कम पानी चाहिए और खेत में लगने उनकी पत्तियां हम काम में ले सकते हैं। इस तरह समदेशी उपचार करके हम हमारी खेती को भी बचाएंगे, हमारी लागत मूल्य भी कम होगी, मुनाफा भी ज़्यादा होगा और मानव शरीर पर भी इसका कोई किसी तरह का दुष्परिणाम नहीं आएंगे। और आज जिस तरह से ये बीमारियां फैल रही है उन पर बहुत अच्छा नियंत्रण होगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और कई तरह के खुद के प्रयोग रतनलाल जी ने किए हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। नुकसानदायी कीट कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। वे फसलों के उत्पादन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। आज के नए दौर में हम कीटों से निजात पाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो कृषि की लागत तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ फसल को धीमे जहर में बदलने का काम करते हैं। अगर हम गौर करें तो हम अपने आसपास मिलने वाले पेड़ पौधे और गौमूत्र के उपयोग से अच्छी गुणवत्ता के जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। इसके लिए नीम, धतूरा, आक, सीताफल, एलोवेरा इत्यादि की पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और फिर अलग अलग घड़ों में गोमूत्र के साथ मिलाकर रख देते हैं। इन घड़ों को जमीन में दबाकर रखा जाता है। जमीन की ऊष्मा से पत्तों के सड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। 30 से 40 दिन बाद हम इस सड़े हुए घोल को घड़ों से बाहर निकाल लेते हैं और छानकर सड़े हुए पत्ते अलग कर लेते हैं। इसके उपयोग के लिए 10 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर नीम के पत्तों का घोल और बाकी सारे घोल की 100 मिलीलीटर की मात्रा को मिलाया जाता है। इसके छिड़काव से फसल को कीट से बचाने के साथ साथ कृषि में आने वाली अनावश्यक लागत को भी कम किया जा सकता है। देखिए यहाँ कुछ चीजें रखी हैं कटोरे में और यहाँ एक बड़ा कटोरा रखा है। तो आपको जीवामृत बनाना है, तो उसके लिए जो भी जरूरी सामान वहाँ है वो रखे हैं। तो आपको सही चीजों का चयन करना है और इस कटोरे में आकर अपने लिए जीवामृत बनाना है। तो चलिए आपके लिए बिगुल बजता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मुकाबला शुरू किया जाए फिर से। जी हाँ, मैदान सज चुका है। मैं आपको नियम बता दूं इस प्रतियोगिता के इस चरण में क्या करना है। देखिए यहाँ कुछ चीजें रखी हैं कटोरे में और यहाँ एक बड़ा कटोरा रखा है। तो आपको जीवामृत बनाना है, तुरंत फुरत खाद भी जिसे आप लोग बोलते हैं। तो उसके लिए जो भी जरूरी सामान वहाँ है वो रखे हैं और ऐसे सामान भी रखें जिनकी जरूरत असल में नहीं पड़ती। तो आपको सही चीजों का चयन करना है और इस कटोरे में आकर अपने लिए जीवामृत बनाना है। सही मात्रा में भी, सही विधि भी होनी चाहिए और सही मात्रा में भी आपको घोल बनाना है। जी, और आप जब बना लें तब आप हमें बता दें, हम बिगुल बजा देंगे और आपका समय रोक देंगे। जो सबसे कम समय में सही विधि से सही मात्रा लेकर जीवामृत बनाएगा वही प्रतियोगिता के इस चरण का विजेता होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए? चलिए, तो इस बार कहाँ से शुरुआत की जाए? गोवर्धन जी से शुरुआत करते हैं इस बार। गोवर्धन जी, तो दौड़िए। एक चीज वो ला चुके हैं, देखना है कितनी चीजों का उपयोग करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, ये भी बड़ा जरूरी है। कितना समय हो गया है गुरपाल जी? लगभग 1 मिनट पूरा होने को जा रहा है। ओह, 1 मिनट हो गया है। अब इसको बनाइए अच्छे से, जैसे बनाते हैं।
तैयार कीजिए। हो जाए तो आप बता दीजिएगा। हो गया सर। हो गया। चलिए रोक देते हैं समय और इन्होंने लिए हैं 1 मिनट और 45 सेकंड। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, जो हैं भाटी साहब। किशोर सिंह भाटी जी, आइए। राम राम सर। राम राम राम। बजा दूं बिल्कुल? बजा दें। दौड़िए, आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी करना है। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। ये जो गोबर होता है जी, गो तो गाय से आता है, गो जी। बर क्या होता है? बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने। मुझे लगता है होता है वो बाहर निकल जाता है, गोबर। भर नहीं है, बर है। बर। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देने में 3-4 एपिसोड लग जाएंगे। देता हूं मैं आपको इसका जवाब। सोचिए। जी, बहुत गहरी बात कह दी आपने, गहरी और भरी हुई। गोबर। गो बर। भर नहीं है, बर है। ये तो मैंने ही बताया ना अभी आपको। जी। 1 मिनट लगाया है इन्होंने सामग्री लाने में। जी। अब देखते हैं घोल बनाने में कितना समय लगता है। जी हाँ, और क्या ये सही अनुपात में लाए हैं वो भी अभी हम नहीं बता पाएंगे। जब हमारे जजेस ये देखेंगे और वो नोट कर रहे हैं, वो अंत में बताएंगे कि किसका अनुपात सही रहा। जब पूरा हो जाएगा आप हमें बता दीजिएगा। हो गया? हो गया सर। समय समाप्त। कितना समय लिया है गुरपाल जी? 1 मिनट और 31 सेकंड। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। बहुत ही रोमांचक और कड़ा मुकाबला चल रहा है, आगे बढ़ा जाए। अरे कहाँ आगे बढ़ा जाए गुरपाल जी? क्यों इतने उदास हो गए आप? अरे बात तो उदास होने की है ना। इतना रोमांच था, इतना उत्साह था, इतना कड़ा मुकाबला हो रहा था और कड़ी को समाप्त करने का वक्त आ गया। अरे ये तो मैं भूल ही गया। बिल्कुल उदास होने वाली बात है, लेकिन एक खुशी की बात भी है। क्या? कल फिर से आपसे मुलाकात होगी और यही मुकाबला जारी रहेगा, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा एक कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान किसान। आपको करना ये है कि यहाँ से कोई भी फल या सब्जी उठानी है, यहाँ आना है, उसका पत्ता पहचानना है और वो पत्ता हमें लाकर देना है। और इसके लिए आपको मिलेगा मात्र 90 सेकंड का समय। चलिए अब वक्त आ गया है अंतिम परिणाम का, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है। जजेस से पूछते हैं। जजेस आप इधर आ जाएं और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।